सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट शिवम पांडे आप सभी साथियों को स्नेहिल जय माता दी। आप लोगों को 69,000 वैकेंसी के संबंध में जानकारी देने के लिए यहाँ अपने YouTube चैनल पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि आपको पता है कि पूरा प्रकरण 15 तारीख को टॉप 2 में लग गया है, उसके बीच विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ लोग फैला रहे हैं, रिटेन सबमिशन को लेकर फैला रहे हैं और एक दूसरे के उसको बता रहे हैं सार्वजनिक कर दिया है। तो साथियों आपको मैं बता दूं, अगर कोई भी प्रक्रिया के तहत अगर रिटन सबमिशन हो या पिटीशन हो या कुछ भी हो, अगर कोर्ट में दाखिल हुई है तो वह सार्वजनिक ऑटोमेटिकली हो जाएगी। नहीं आप उसको बहुत छुपा के रखना चाहोगे तो सेक्शन से ले लेंगे, स्टेट से ले लेंगे, क्योंकि उसकी एक एक कॉपी रिसीव करानी होती है। इसी बीच ओबीसी वर्ग के विभिन्न लोग जो है भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि जनरल का रिटर्न सबमिशन हमें मिल गया, हम इसका तोड़ निकाल लिए। तो हर एक शस्त्र पर अस्त्र और अस्त्र पर शस्त्र विधिक लैंग्वेज में कहा जाए तो चलता है। यदि आप आम को आम बोलेंगे तो कोई उसको इंग्लिश सिद्ध करने के लिए तत्पर रहेगा, तो उसके लिए बहुत घबराने, परेशान होने एवं अपने मन को कौतूहल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह विधि का विधान है कि यदि आप लड़ेंगे तो दो विरोधी आपस में जब टकराएंगे तो वो अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और आप अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोई ऐसी साथियों संरचना नहीं है जिसमें यह हो सके कि हम अपनी सारी बातें जज साहब को बता दें और फैसला ले आएँ और दूसरे की बात ना सुने। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से आप समझिए कि ये सब जो फैलाया जा रहा है और जो विधि के अनुकूल बातें नहीं की जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी डफली अपना राग वाली बात की जा रही है, आप समझ लीजिए 0% की सत्यता वाली खबरें हैं। इसमें कहीं भी कोई भी दम नहीं है साथियों। अब आप देखेंगे कि 15 तारीख को टॉप 2 में जब बहस होगी तो जो चीज़ें पहले से नहीं उठ रही हैं उन चीज़ों को भी उठाया जाएगा। हमने जो रिटन तैयारी किया है उस तैयारी के आधार पर जो सबमिशन प्रशांत शुक्ला जी ने दिया है, प्रशांत शुक्ला जी से मैं 2011 से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक अच्छे अधिवक्ता हैं और सीनियर के टच में वह सबमिशन तैयार किया गया और तैयार करने के साथ साथ उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के CJI के ईमेल ID पर डाला गया है। तो उस सबमिशन को भी प्रॉपर रूप से पढ़ा जाएगा और मुझे लगता है कि 3 से 4 घंटे की अगर लगातार सुनवाई हो गई तो 15 तारीख को ही 69,000 वैकेंसी का भविष्य निर्धारित हो जाएगा। पार्ट ऑफ सिलेक्शन तो मुझे नहीं लगता है कि सिद्ध होगा, लेकिन रिलैक्सेशन इफ़ इनिशियल प्रोसेस में आपने ले लिया है तो दोबारा रिजर्वेशन की कैटेगरी में आप नहीं होगे, यह ज़रूर सिद्ध हो जाएगा और एक बड़ा आदेश आने की संभावना है। और विभिन्न साथी जो आंसर किए में थे उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर हो जाएगी, क्योंकि संशोधन वाले भी कुछ साथी संपर्क कर रहे हैं जिनका पूर्णांक वास्तव में बहुत ज़्यादा है और गलती से उन्होंने पूर्णांक कम भर दिया था, आज वे नौकरी पे नहीं है। तो उनके लिए चांस तभी बन सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय उनको सीक करे और सीक करने के साथ उन्हें इंटरेस्टेड होकर भर्ती में पुनः शामिल कराए, नहीं तो उनके लिए कुछ नहीं होगा। नहीं और प्रथम दृष्टया मैं आपको बता दूं कि आंसर की वाले लगभग साथी जितने भी हैं उनको भी एक इंटरवीनर के माध्यम से कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए। हम अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, अचयनितों के तरफ से जो कुछ भी अच्छा होने को है और जो कुछ भी अच्छा बन पड़ रहा है हमारे द्वारा किया जा रहा है। आप रिटन सबमिशन के जो कौतूहल वाले शब्द हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए। किसी का भी हो उसका उत्तर का प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर का फिर उत्तर, उत्तर का प्रत्युत्तर, ये विधि के लैंग्वेज में लगा रहता है, कोर्ट में लगा रहता है। जैसे आप विभिन्न केसों में देखिए, काउंटर का रिजॉइंडर, रिजॉइंडर पर फिर ओरली काउंटर या रिटन सबमिशन, तो ये सब चीज़ें एक विधि का प्रारूप है, उस प्रारूप को बदला नहीं जा सकता है, उसी के साथ लड़ाई की जा सकती है और कानूनी लैंग्वेज में ही हम आगे बढ़कर अच्छे से अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोई यह कहे कि सारी चीज़ें छुपा लो, कोई देखने ना पाए,
तो यह माननीय न्यायालय में, चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, यह संभव नहीं है कि आपने कुछ भी दाखिल किया है तो वह आप छुपा पाएंगे। और कोई भी चीज़ आपसे शेयर नहीं होगी तो वे जो आपके प्रतिद्वंदी हैं न्यायालय से निकालने के लिए सेक्शन, स्टेट और चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब करते हुए कहीं ना कहीं से प्राप्त कर लेंगे और उसका उत्तर प्रत्युत्तर खोजेंगे। इसलिए अगर आपका विपक्षी कोई भी रिटर्न सबमिशन दे रहा है तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो दिया है उससे वो घबरा रहे हैं तो वो उनकी घबराने की जो पद्धति है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ऐसा वर्ग, जिस वर्ग को सिर्फ और सिर्फ किसी तरह यह लालसा रहती है कि मुझे और अधिक मिल जाए, 27% से 30% मिल जाए, फिर हम सारा सीट हमको मिल जाए, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट कुछ भी ना पाएँ, तो वो सदैव घबराए रहते हैं। उनको घबराने दीजिए, लेकिन आप परेशान मत होइए। ऐसे वर्ग से आप बिलोंग करते हैं जिसमें हिम्मत, ताकत और साहस सभी चीज़ें रहती हैं और आप चीज़ों को अच्छे ढंग से डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, वह किसी भी वर्ग का हो, ये अगर हिम्मती है, चीज़ों को सही ढंग से समझना चाहता है, विधि की लैंग्वेज में को पढ़ना चाहता है, तो वह घबराएगा नहीं, चाहे वह SC हो, OBC हो, जनरल हो, कोई भी हो। लेकिन अगर सिर्फ कौतूहल वाला व्यक्ति है जो शर्मनाक बातें करता है और सिर्फ जो है अपनी मनगढ़ंत चीज़ों को अपने ही ढंग से डिस्क्राइब कर लेता है, वह सदैव घबराएगा। वह किसी भी वर्ग का हो, जनरल हो, OBC हो, SC हो, किसी भी वर्ग का हो। तो अपने आप को शांत रखिए, पैरवी पर ध्यान रख दीजिए और हम जिस मसौदे के तैयारी में हैं, सरकार उसी के अनुरूप अभी तक अपना रिटन सबमिशन नहीं दाखिल की है। हम चाहते हैं कि अधिकतम साथियों का चयन हो और जो हमारी तैयारियां चल रही हैं, जो हमारे वार्तालाप चल रहे हैं, उस आधार पर हम कुछ हो सकता है अच्छा कर ले जाएं। आगे आने वाला समय बताएगा कि कितना अधिक हम प्राप्त कर लेंगे 69,000 में डबल आरक्षण, MRC और रिविजिट संबंधी केस से। लेकिन सरकारी रिटर्न सबमिशन का ना आना एक दर्शाता है एक दिशा और दशा को कि हो सकता है कि सरकार द्वारा जो हम लोगों की तैयारियां और हम लोगों का जो विकल्प तलाश की नीति है, उस पर सरकार द्वारा कोई मोहर लगा दी जाए और अंतिम में जो सबमिशन ऑन कोर्ट या ऑन डाइस या उसी दिन मेल के माध्यम से भेजा जाए, हो सकता है वहाँ पर आम अभ्यर्थी जो अचयनित अभ्यर्थी है, मेरा पहला प्रश्न रहता है कि 62, 63, 64, 65 वाले आम अभ्यर्थी को कोई नौकरी कैसे दिला लेगा। आज तक किसी के पास कोई जवाब नहीं। सिर्फ अपने ग्रुप में लोग हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे द्वारा बड़ा सीनियर कर दिया जाएगा, हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बस इतना बताया जाता है। लेकिन आम अभ्यर्थी को यह कभी नहीं बताया गया कि 62, 63, 64, 65 तक के जो अभ्यर्थी हैं, इनको नौकरी कैसे प्राप्त हो सकती है, किस आधार पर चलने पर इन्हें बृहत्तम प्राप्त हो सकता है, इस बात का जिक्र कहीं नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ अपनी खोखली पीठ को अपने खोखले हाथ से पाया जाता है। मैं सबका निष्कर्ष लेकर आगे बढ़ रहा हूं और हो सकता है कि यहाँ पर चूँकि हमें रोकने वाला और आगे बढ़कर कोई विफल करने वाला नहीं है, इसलिए हो सकता है कि हम अधिकतम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त कर सकें। जैसे कि 22,000 सीटों में परमादेश याचिका में 3 लगातार सुनवाई में नंदन सर ने ललित साहब जैसे महान जज को, जो सरकार के फेवर में ही लगभग फैसले देते हैं थे, या फिर वे जो है एक सही विधिक अनुकूल के हिसाब से एग्जैक्ट निर्णय देते थे, उनको विवश कर दिया था नंदन साहब ने कि वे जो 22,000 सीटें थी, अप्रॉक्सीमेटली 26,000 सीटें थी, वो जुड़ जाती और 69,000 में ग्रो अप होता। ग्रो अप के साथ साथ हमारे साथ उपस्थित विभिन्न साथी सीट बढ़ने के साथ साथ चयनित होते और बड़ी संख्या में आज हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक होते। लेकिन उस समय की इल्लीगल टीम टकला वर्सेस देश भर के वहाँ के
जो भी दलाल टाइप के लोग थे उन्होंने अभ्यर्थियों का ही पैसा उनको ख़त्म करने के लिए लगाया। विनोद कुमार गोंडा के नाम से एक पिटीशन डाली, एक सिंगल व्यक्ति के नाम से, और उसे हमारी WPC में टैग ना करवा के खारिज करवा दिया। और खारिज करवाने के बाद हमें पूर्णतः 22,000 सीटों से विरक्त करा दिया। लेकिन आज की डेट पर कोई भी आगे बढ़कर यह नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे मामले एक साथ टैग हो रहे हैं। तो हो सकता है हम आपके लिए अच्छा खोज के लाएं, बेहतर लेकर आएं और अधिकतम साथियों के चयन हेतु जो प्रयास है उसको सफल बनाएं। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। मैं अगले वीडियो में कई चीज़ों को और क्लियर करूंगा, चयनितों, अचयनितों, या अंतिम मेरिट या लोएस्ट मेरिट, या किसका चयन हो सकता है, कौन बाहर जा सकता है, इन सभी चीज़ों को लेकर अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। धन्यवाद।